नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। न्यूज रूम में आज हमारे खास मेहमान हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा अपने पोस्ट को लेकर, और इनके पोस्ट ने ऐसी खलबली मचाई कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तक को बयान देना पड़ गया। विधानसभा का चुनाव सिर पर है और चुनाव के बीच ये सुर्खियों में है। सबसे पहले आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बिहार तक पर। बहुत धन्यवाद आपको आशीष जी, और आपके तमाम बिहार तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। वैसे तो आप बहुत शालीन हैं, लेकिन सोशल मीडिया के पोस्ट ने तहलका मचा दिया। आरजेडी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपके डिलीट पोस्ट को शेयर करना पड़ा। चर्चा की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। क्या पूरा प्रकरण था? तेजस्वी यादव तक को हस्तक्षेप करना पड़ गया। कभी तो आप बहुत करीबी थे, लेकिन जुबानी हमला इतना बढ़ गया कि पूरी जगह पे चर्चा होने लगी उसकी। दरअसल मामले की शुरुआत हुई तेजस्वी यादव जी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटना में बैनर लगाया था, यानी कि आरजेडी के खिलाफ, जिसमें लिखा था मेरा बाप चारा चोर है, आप मुझे वोट दो। और इसी विषय को लेकर एक कथित पत्रकार हैं और उन्होंने पूछा उनके प्रवक्ता से कि आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगाया है। तो वो कहते हैं ना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। सवाल था कि मेरा बाप चारा चोर है, आप मुझे वोट दो, इस पोस्टर पर आपका क्या कहना है। और वो ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा करने लग गई। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया जी इसमें कहाँ से आगे। भैया आपके बाप चारा चोर हैं तो आप तय करो ना कि भैया आप साबित करो कि आपके बाप चारा चोर नहीं है। आपकी पार्टी के संस्थापक या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चारा चोर नहीं है, आप तय करो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रमाणित किया है कि वो चारा चोर हैं और यही वजह है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से उनको वंचित किया गया। तो आप तो इस पर कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि आप तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती हैं, आप तो संविधान को मानती हैं, और अच्छी बात है, लोकतंत्र में मानना भी चाहिए। हम लोग सब संविधान से ही चलते हैं, सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से चलते हैं। और उसी संविधान ने उनको चारा चोर करार दिया, उसी संविधान का हवाला देकर उनको चुनाव लड़ने से वंचित कराया गया। तो चूंकि उस पर उनका कोई जवाब है ही नहीं, देंगे क्या। तो ये मुद्दा को पलटते हैं जब जब चुनाव आता है सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाषा को लेकर के जो मर्यादाएं लांघी गई, एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया, उनके फेसबुक से भी उस आपके पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, और वो भी जो है वो आरजेडी के हैंडल से, और फिर इतनी जुबानी तलखी बढ़ गई। आप तो कभी कहते थे कि मतलब यादव जी का दही, भूमिहार का चूड़ा, और उसके बाद सब कुछ सही। तेजस्वी यादव के साथ करीबी, और फिर इतनी नफरत क्यों? जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो हम मधुबनी में एक कार्यक्रम में थे, और जब कार्यक्रम से लौटा तो हमारे आईटी टीम के कुछ लोग जो उसमें एडमिन हैं हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर, उसने सख्त मतलब एक उन्हीं के भाषा में जवाब देते हुए, जब जब चुनाव आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके बोतल से जिन निकलता है, कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के नाम का, कभी भूरा बाल साफ करो नाम का, कभी 100 में 90 शोषित है कि ना, इस तरह के नारों का। तो ये चुनावी शगुफा है जो इनके पिताजी भी छोड़ा करते थे, और वही अब ये बेटा जी कर रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि अब बिहार की जनता वो समय नहीं है कि जब इंटरनेट नहीं था, डिश टीवी तक नहीं था लोगों के पास में, और लालू जी कहते थे भैया लाठी लेकर गांधी मैदान में इकट्ठे हो जाओ, तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली करेंगे और उसी सरकार बना लेंगे, बिहार में तमाम जातियों को कटवा देंगे। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हत्यारा कहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसी संविधान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को बाइज्जत बरी किया और दोष मुक्त करार दिया, और उसी संविधान का हवाला देकर ये कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये क्या संविधान का अपमान नहीं है? बाबा साहब का अपमान नहीं है? और जिसको संविधान ने चारा चोर करार देते हुए चुनाव लड़ने से वंचित किया, उसकी ये चरण वंदना करते हैं, उनके चरणों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हत्यारा कह रहे हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को। मेरे हिसाब से बिहार में पिछले 10 दशकों में, यानी विगत 100 सालों में, लालू यादव से बड़ा हत्यारा कोई पैदा नहीं लिया, जिसने अपनी कुर्सी के लिए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में ये पूछेंगे कि आशुतोष जी जब मुकुट पहना रहे थे तेजस्वी यादव को, तब क्या उन्हें इतिहास के पन्नों को नहीं झांकना चाहिए था, अगर आपका आरोप सही है? और दूसरा,
यही चूंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव उस कथित पोस्ट का जिक्र कर रहे थे और आप पर आरोप लग रहा था कि भाषा की मर्यादा लंघी गई, उसमें इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव का लोग नाम लेते हैं। आज देखिए नीतीश मिश्रा कहां बैठे हैं, जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता। ये चूंकि उसी पोस्ट में कोट किया गया और उसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान भी दिया गया। हाँ, दोनों बातें, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल ये कि क्या उस समय जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, या हम अपने मंच पर अतिथि के तौर पर बुलाए थे, तेजस्वी यादव घूम घूम कर पूरे बिहार में पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि हम A to Z की बात करते हैं, हम A to Z की बात करते हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। बड़े बेशरम लोग हैं, हमारे मंच पर आकर कहते हैं हमारे साथ कि हम A to Z की बात करते हैं, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप और हम साथ मिल जाएंगे तो कोई माई के लाल बिहार में हमारी सरकार बनने से नहीं रोक सकता। और कितने बेशरम है कि 20 दिन के बाद ही उसी मंच से कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। भैया वो 10% आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब तो फिर A to Z की कैसे बात करते हैं आप कहिए ना कि A से लेकर हम S तक बात करते हैं, A से U तक बात करते हैं, A से T तक बात करें, Z तक नहीं हुआ। Z तक करेंगे तो 100 में 90 नहीं, आपको 100 में 100 चाहिए, तब आप बात कीजिए। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि हम उनको मंच पर बुलाए और अब क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान में गलतफहमी हो जाती है कि कुत्ते का पूंछ भी सीधा हो सकता है। तो आपको तेजस्वी को लेकर गलतफहमी हो गई। 6 महीने तक नाली में पाइप में डालकर नाली में गाड़ के रखिए और जब निकालिए तो कुत्ते का पूंछ वैसे ही होगा। तो जो इनके जो जहन में है ना, इनके जिन में है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये लोग लाशों पर राजनीति करके सत्ता पाए हैं। इनके पिताजी, इनके माताजी, इतना क्राइम हुआ बिहार में कि इनके माताजी के शासनकाल में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इनके पिताजी ने अपनी कुर्सी के लिए 35 यादवों को मियाँपुर में कटवाया, 36 अति पिछड़ों को शंकर बिगहा में कटवाया, सैकड़ों भूमिहारों को 12 सेनारी, ऐरा, रामपुर, चौरम में कटवाया, सैकड़ों दलितों को आपको बाथे बथानी में कटवाया, 2 दर्जन 3 दर्जन राजपूतों को दलेलचक बघौरा में कटवाया, कुर्मियों को, कुशवाहा को और दानों को बेलसी में कटवाया। मतलब अपनी कुर्सी के लिए ना ये पिछड़ों को छोड़े हैं, ना दलितों को छोड़े हैं, ना आगड़ों को छोड़े हैं, तमाम जातियों को इन्होंने कटवाया। नक्सलियों का गढ़ बिहार में बना दिया। और आज जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया की मुर्दाबाद का नारा लगवा रहे हैं चुनाव के समय, और जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे व्यक्ति को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जो काम आज भारत सरकार नहीं कर पा रही है, आज देखिए छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा जैसे जगहों पर, आज देखिए आप झारखंड में, आज देखिए आप बंगाल में, उड़ीसा में, असम में नक्सलवाद चरम पर है। पूरी ताकत भारत सरकार झोंक रखी है, राज्य सरकार झोंक रखी है, बावजूद इसके नक्सली वहां से भागने का नाम नहीं ले रहे। और एक 60 साल का बुजुर्ग अपने चाणक्य वाली नीति लगाता है और अपनी एक सेना बनाता है और 4 साल के संघर्ष में पूरे बिहार से नक्सलियों को खदेड़ देता है और बिहार में शांति कायम करता है। क्या उस व्यक्ति को शांति पुरस्कार नहीं मिलनी चाहिए? क्या उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, तो जब आप तेजस्वी से मिले थे, तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या इन पक्ष पर बातचीत नहीं हुई थी क्या? क्योंकि देखिए, आप पहले मुलाकात करते, आपके जो समर्थक है उनके मन में भी तो कंफ्यूजन होगा ना। तेजस्वी जब हमारे साथ मंच पर आए तो हमने उनसे कहा था कि सामने जो लोग हैं ये आपके माता पिताजी के कुकृत्यों से बहुत नाराज हैं और इसे यही कारण है कि एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपके तरफ पीठ करके लोग खड़े रहते हैं। आप में मुझे कुछ अलग देखिए, चूंकि आप A to Z की बात कर रहे हैं, आप A to Z की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने 10 लाख नौकरियां दी, तमाम उपलब्धियां तेजस्वी यादव गिनाते हैं। ये नौकरियां घर से नहीं दी, ये नौकरियां तो कोई भी इनके जगह पर आएगा तो भाई शिक्षकों की बहाली निकालनी है, सिपाही भर्ती निकालनी है, या जो भी बिहार में भर्तियां निकलनी है तो निकलेगी ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई बहाली नहीं दी, कोई बहाली नहीं करी, किसी को नौकरी नहीं दी। तो इतने लोग नर्स कैसे बने, इतने लोग टीचर कैसे बने, इतने लोग सिपाही कैसे बन गए, इतने लोग दरोगा कैसे बन गए? ये अपनी गिना रहे हैं कि भैया हमने बांटा। भाई सत्ता में आप थे तो कौन करेगा? आपके जगह पर हम भी उप मुख्यमंत्री होते तो हम भी गिनवाते कि हमने भी 2 लाख लोगों को नौकरियां दी। तो ये केवल क्रेडिट लेने की होड़ है, इनको खुद नहीं पता। नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप? नहीं भाई, देखिए सत्ता में जो लोग भी राजनीति करते हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिल्कुल, जो लोग भी राजनीति करते हैं तो सबका सपना होता है कि हम इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन बने। बनना तो सब लोग चाहता है, लेकिन अपने अपने कर्मों के आधार पर, अपने अपने मेहनत के आधार पर। राजनीतिक सवाल पे आ चुके हैं और उप मुख्यमंत्री की बात छिड़ गई है, तो एनडीए में अभी फिलहाल चूंकि महागठबंधन से आपकी नाराजगी है, तेजस्वी यादव से ही नाराजगी है, तो कहीं बात चल रही है क्या एनडीए में जाने को लेकर?
जी हाँ, एनडीए में हमारी बात चल रही है। अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कहाँ से बात चल रही है और किन के कौन से दल में चल रही है, लेकिन आप इतना मानकर चलें कि एनडीए में हमारी बात चल रही है और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से ही इस बात को मैं बिहार के आम आवाम तक रखूंगा और ये बात स्पष्ट करूंगा। दो तीन बातें हैं, चूंकि ये सिर्फ एनडीए में बात चल रही है, एक बहुत बड़ी खबर है, आशुतोष जी एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि आपकी तैयारी कितनी सीटों को लेकर है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आप संस्थापक भी हैं, एक पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कितनी सीटों पर तैयारी है? कुछ तो मांग होगी, किसी के साथ जाएंगे देखिए तो। सर, हम लोग बिहार में किसी एक विधानसभा, एक लोकसभा या 2-4 क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे हैं। पिछले 13-14 वर्षों का हमारा यदि संघर्ष काल देखेंगे तो बिहार के नेपाल और बंगाल बॉर्डर से लेकर इधर उत्तर प्रदेश और झारखंड बॉर्डर तक कोई ऐसा पंचायत और कोई ऐसा प्रखंड नहीं रहा जिस प्रखंड में हम लोगों का कदम नहीं पहुंचा है। बिहार के 4000 से अधिक गांवों तक हम लोगों ने पहुंचने का काम किया, लोगों की समस्या जाना, बिहार की समस्या समझने का प्रयास किया और इसी क्रम में हर जगह हमारा संगठन तैयार है और हर पंचायत स्तर तक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये शीर्ष नेतृत्व पर हम छोड़ते हैं कि वो लोग किस तरीके से भाई चाहते हैं कि एनडीए को मजबूती मिले हमारे जुड़ने से या हमारे साथ आने से, और वो किस हिसाब से देखना चाहते हैं, बाकी जो बातें होंगी तो। अच्छा, एक चीफ मिनिस्टर को लेकर के सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के चेहरा हैं, आप क्या कहेंगे? चूंकि नीतीश कुमार पर कई सवाल उठे और जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी तो तमाम आरोप भी नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। आपके हिसाब से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री होना चाहिए नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार जी पर हमने भी लगातार सवाल किया है और लगातार कर रहे हैं। चूंकि हमारे घर में यदि कोई समस्या हो या कोई कमी हो तो हम किससे सवाल करेंगे? घर के मुखिया से। तो बिहार के मुखिया विगत लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सवाल उन्हीं से करेंगे, हम विपक्ष में बैठे लोगों से नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि रसातल में लालू परिवार के द्वारा पहुंचा दिए गए बिहार को यदि धरातल पर लाने का किसी ने सकारात्मक प्रयास किया है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। बिहार में आज ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने नक्सलियों को खदेड़ा, लेकिन दोबारा नक्सली को पनपने नहीं दिए, शासन तंत्र को मजबूत किया, तो नीतीश कुमार जी ने किया। सड़कों की क्या व्यवस्था थी पटना में राजद के शासनकाल में, और आज बिहार में सड़कों की जो जाल बिछी है। अब पहले लोग सोचता नहीं था, तेजस्वी जी के जहन में ये बात कभी आई नहीं होगी कि पटना में भी डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा, पटना में भी मेट्रो बनेगा, पटना में भी इस तरीके का मतलब विकास होगा, ये कभी सोचा नहीं होगा। तेजस्वी जी उनके सोच के बाहर की बात है। ये जो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, तो भैया चपरासी की नौकरी के लिए भी फॉर्म भरने के लिए 10th पास होना जरूरी है और आप 9वीं फेल हैं, आप नौकरी कैसे दे सकते हैं? चपरासी के फॉर्म भरने के लायक ये जो तो व्यक्ति खुद नहीं है। लोकतंत्र में ये तो किसी को भी राइट है वो चुनाव लड़े, उसमें तो पढ़ने लिखे ये होने का अधिकार है। लेकिन ये जो बात करते हैं ना, अभी इनका भाषण हम सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि अंग्रेजी बोलने को सिखाया जाएगा 4 क्लास के बच्चों को, टीचर घर घर में जाकर। तो भाई आप भी 17 महीना रहे ना उप मुख्यमंत्री के रूप में, आपने कितने टीचरों को घर घर में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा, सरकारी शिक्षकों को? अब जब आप सत्ता से बाहर हैं तो गोल गोल बात करते हैं। तो ये आज इनके बंदी के दरम्यान में, अभी जो कल परसों इन्होंने बंदी किया है, आपने देखा होगा क्या कह रहे थे लोग, किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। बांस कर देंगे, 90 का दशक आने दो। ये महिला शिक्षिका जा रही है स्कूटी से, उसके पीछे ऐसे लोग चीटियां मार रहे हैं, मतलब हुड़दंगी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी मतलब किसी को खदेड़ा नहीं जाता, जैसे किसी को अपमानित करके। ये इनकी माई बहन योजना है। इनके लोग दुकानदार से सामान लूट लिए, बेचारा एक बेगूसराय में ही गैस दुकानदार था, उसके पूरे सामान लूट लिए और कहे कि ये बंदी है। ये ऐसे बंदी होता है? ये बंदी आपको समस्या यदि इलेक्शन कमीशन से है कि भाई चुनाव आयोग क्यों वोटरों में समीक्षा कर रही है और वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम हटाया जा रहा है, तो भैया बहुत ताकत है आपके भीतर, तो चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करो ना। बिहार बंदी कराकर ये ठेला रिक्शा वालों का क्यों नुकसान कर रहे हो? ये दुकानदारों का सामान क्यों लूट रहे हो? ये आम राहगीरों को क्यों परेशान कर रहे हो? विपक्ष का देखिए, बंद करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। और जो बात आपने अभी कही वो तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे, आएंगे कुछ और राजनीतिक सवाल हैं, लेकिन चूंकि आपने क्राइम की बात की तो तेजस्वी यादव रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए
पटना में व्यवसायी की हत्या हो जाती है, थाने से 300 मीटर की दूरी पर बालू कारोबारी की हत्या हो गई। मतलब लगातार हत्याओं का एक सिलसिला चल पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चले हैं, वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इस आरोप पर क्या करें, और मतलब आपका क्या कुछ कहना है? ये चूंकि एक बड़ा सवाल है और क्राइम को लेकर के वो बार बार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी सक्षम है या सक्षम नहीं है, ये बात तो बाद में आता है। पहले तो ये बताएं कि क्या इनके माता पिता जी बिहार में के लायक थे, बिहार में मुख्यमंत्री के लायक? तभी तो सरकार से बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया लोगों ने। और यदि थे तो ये 12 सीटों पर क्यों सिमट गए थे? 15 साल तक जो शासन में रही पार्टी, नहीं, 12 सीटों पर सिमट गई। लेकिन तेजस्वी आपसे ये सवाल और पूछेंगे, नीतीश जी के ही 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी। सर 20 में ही नहीं, ये 15 में रिकवर कर गए। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही आशीर्वाद की वजह से दोबारा सत्ता में इनको विपक्ष में बैठने के लायक बनाया गया। नीतीश जी यदि 2015 में इनके साथ नहीं गए होते तो ये अभी वही 12, 14 और 10 विधायक लेकर डोल रहे होते बिहार के सड़कों पर। ये विपक्ष में बैठने के लायक नहीं होते। आज ये जो गोल गोल बात कर रहे हैं ना कि हमारी 20 में इनकी 70 सीटें जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? चिराग पासवान जी। आएंगे, चिराग पासवान के सवाल पे आएंगे। और चिराग पासवान जी की वजह से नीतीश कुमार जी कई सीट लूज किए और वहां पर न चाहते भर में भी आरजेडी को बढ़त मिली और इनके कैंडिडेट जीते। इस बार चिराग जी इनके साथ में, रिजल्ट सामने 4 महीने के बाद आ जाएगा कितनी सीटें। लेकिन एक नई पार्टी भी है और सबकी तरफ अगर आप देखें तो सब पार्टी की निगाह जो है उस पार्टी पर है। नाम जनसुराज, सूत्रधार प्रशांत किशोर, क्या ख्यालात हैं उनको लेकर? आप क्या सोचते हैं? परिवर्तन की बात तो वो भी कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जैसा आपने कहा कि सबको अधिकार है बंदी करने का, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। वो चाणक्य ने कहा था ना, फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि यदि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि अनपढ़ लोग और जाहिल लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। लालू के दशक में राजनीति से लोग दूरी बना लिए थे, लालू के शासनकाल में 90 के दशक में, और यही वजह था कि लालू यादव और अंगूठा छाप राबड़ी देवी जैसे लोग बिहार के सत्ता में बैठी हुई थी। नहीं तो बिहार में काबिल लोग नहीं थे क्या? राबड़ी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लालू यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे बिहार में। लेकिन अच्छे लोग राजनीति से दूरी बना लिए थे। अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, खास करके जो बिहार में घूमकर बिहार की समस्याओं को समझे कि भैया ये बाढ़ की समस्या से कैसे निजात दिलाया जा सकता है, बिहारियों को सुखाड़ की समस्या से कैसे निजात दिलाया जा सकता है, यहाँ पर हम इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं, यहाँ रोजगार का अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं। बिहार से जो ट्रेनें भर भर कर दूसरे राज्यों में जा रही हैं, लेबर की फैक्ट्री बना दिया बिहार को, ये इस पर रोक कैसे लग सकता है। दूसरे राज्यों में जो क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो या जिन राज्यों में हो, इस पर रोकथाम कैसे लग सकता है। हम अपने लोगों को बिहार में ही कैसे रोजगार दे सकते हैं। कभी चीन और दूसरे देशों के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में रिसर्च करने आते थे, हमारे बच्चे आज कोटा और पुणे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या बिहार को एजुकेशन हब नहीं बनाया जा सकता? लेकिन आशुतोष जी, इसमें एक सवाल है। अभी आप नीतीश कुमार के कार्यकाल की भी तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की भी तारीफ कर रहे हैं, उनकी राजनीति की भी तारीफ कर रहे हैं, और खबर तो ये है, अब आप खुलासा कर ही दीजिए बिहार तक पर, प्रशांत किशोर ने अप्रोच किया था आपको? जी हाँ, प्रशांत किशोर जी की तरफ से अप्रोच हुआ है और हमारी मुलाकात भी हुई है, कई मुद्दों पर बातें भी हुई हैं। और देखिए, हर वो व्यक्ति जो बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा, जो बिहार को समझकर बिहार में राजनीति करने का प्रयास करेगा, जो बिहार से अच्छे लोगों को जोड़कर एक बेहतर बिहार की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हों, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, आशुतोष कुमार उनके साथ है। तो प्रशांत किशोर अगर ऑफर करते हैं कि आ जाइए आशुतोष जी, तो क्या करेंगे फिर? एनडीए और प्रशांत किशोर में किसे चुनेंगे? जनसुराज में किसे चुनेंगे? प्रशांत किशोर जी को अभी संघर्ष करना पड़ेगा और ये 2020 का चुनाव, ये 25 का ये चुनाव तय करेगा कि प्रशांत किशोर जी का आगे का भविष्य क्या है। और फिलहाल वो परिश्रम कर रहे हैं। ये बात तो है कि प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़वाना आता है। अब उस चुनाव में अन्य राज्यों में सफल हुए हैं, लेकिन जैसे दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना अलग बात है, खुद के कंधे पर टिका कर बंदूक चलाना अलग बात है। ये दोनों अलग बातें, और इसमें कितना सफल हो पाते हैं ये तो 25 के चुनाव में ही बताएगा। फिलहाल
हमारी प्राथमिकता एनडीए है और हम एनडीए से हमारी बात है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसमें भी कई तरह के सवाल हैं, लेकिन पहले सवाल ये पूछ लेता हूं, चुनाव लड़ेंगे इस बार आशुतोष? खुलकर बताइए, क्योंकि अब चुनाव में वक्त नहीं है, 4 महीने से भी कम का वक्त है। जी हाँ। आशुतोष, चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? सर, हमारे संगठन के लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यान्वयन समिति के लोग यदि चाहेंगे। नहीं, आप तो पार्टी के सर्वे सर्वा है। सर, फिर भी हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है और हम अपनी मर्जी से हम चुनावी मैदान में नहीं कूद सकते जब तक हमारी समिति के लोग ये तय न करेंगे। इच्छा कहां से है चुनाव लड़ने की, ये बताइए। कुछ चुनिंदा सीटें तो होंगी लोकसभा चुनाव की तरह। जीतेगा। चलिए एक सवाल पूछ लेते, चूंकि सोशल मीडिया पर गजब वायरल है वो वीडियो। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी गाड़ी पर खड़े हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। वीडियो देखा है आपने? जी हाँ, देखा वीडियो। क्या कहेंगे उस प्रकरण पर? भैया, ये तो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं ना। जैसे हर हर कार्यक्रम का प्रोटोकॉल होता है, मंच पर कौन जाएगा, गाड़ी पर कौन चढ़ेगा। जब उस प्रोटोकॉल में उस गाड़ी पर चढ़ने वाले नेताओं की सूची में जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का नाम नहीं था, तो अपनी बेइज्जती करवाने क्यों गए थे? क्या उस मंच पर चढ़ जाते और लोग देख लिए होते ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए, तभी पप्पू यादव की लोकप्रियता लोगों को समझ में आती है? कैसे नेता लगते हैं आपको दोनों? देखिए, दोनों पर बात रखिए। ऐसा ये कहना है कि दोनों बिहार से हैं और दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं। पप्पू यादव जी भी लगातार सक्रिय रहते हैं और निर्दलीय चुनाव जीते हैं। मेरे एक खराब कह देने से पप्पू यादव खराब नहीं हो जाएंगे, मेरे एक अच्छे कह देने से पप्पू यादव अच्छे नहीं हो जाएंगे। बहुतों के लिए अच्छे भी हैं, बहुतों के लिए खराब भी हैं। जब वो कोरोना काल में या बाढ़ के समय लोगों की मदद करते हैं तो एक अच्छे नेता हैं, और जब वो मलमलिया जैसे कांड पर जब भूमिहार और राजपूत की लड़ाई हो जाती है तो वहाँ जाकर दो वर्गों को लड़ाने का प्रयास करते हैं तो वो खराब भी हो जाते हैं। तो यदि आप बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया ही करते रहिए, खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कुछ लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ लोग बुराई करें ही, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप यदि पीड़ित परिजन के साथ में खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वागत होगा। यदि आप दोषियों पर कार्रवाई के लिए कहीं जाते हैं तो निश्चित आप जातिगत भावना से और दो जातियों को लड़ाने को लेकर जाकर आप बयानबाजी करते हैं, तो इस तरह की बात बिहार में कोई स्वीकार करने वाला नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार आता है और हर छोटी पार्टियों के पास ये सवाल आता है, खासकर चुनाव के समय, पार्टी मर्ज करेंगे आशुतोष या अपनी पार्टी को आगे कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, पार्टी हमारी आगे चुनाव लड़ने के लिए बनी है। अब इस पर एनडीए की तरफ से जो कई बातें हुई हैं उसमें मर्जर की बात चल रही है, लेकिन हम अपने समिति के लोगों से भी बात कर रहे हैं और अभी इस पर निर्णय लेना बाकी है। अभी इस पर हम लोग कई और मीटिंग होगी, कई और मतलब इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले समय में अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं तो पार्टी मर्ज हो सकती है? फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, चूंकि हम लोगों का भी अपना कुछ कंडीशन है और हम लोगों ने अपना वो कंडीशन रखा है। यदि उस कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो हम लोग एक इसमें सप्लीमेंट्री सवाल, एनडीए में 2 दल हैं, नीतीश कुमार, मतलब प्रमुख 2 दल हैं, नीतीश कुमार बीजेपी, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैं, मांझी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, लेकिन आशुतोष खुद को किसके ज्यादा करीब पाते हैं? सर, हम सभी एनडीए के सभी दलों के साथ हमारी करीबी है और सबके नेताओं से हमारी बात होती है, इसलिए हमारे लिए सब समान रूप से हैं। मतलब चलिए ठीक, आप यदि 100 मटकों में पानी भर दीजिए और सब पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो किसी को भी कम या ज़्यादा या किसी पर कम पड़ रही है, किसी में ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। सब एनडीए के हिस्सा है तो सब अपने परिवार के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने हमें वक्त दिया और अपने तमाम बातों को यहाँ पर रखा है। और बिहार तक के दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।